हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला का पांचवा पार्ट है। इसके पहले हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के 4 पार्ट कंप्लीट किए हैं और ये हमारा पांचवा भाग है। अब अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस मिस किए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के, तो उसके लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं उनको लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 5 में बेरोजगारी की। इस वीडियो में हम बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं बेरोजगारी क्या है या किसे कहते हैं। तो जब कोई श्रमिक प्रचलित मजदूरी की दर से काम करने के लिए तैयार हो किंतु उसे काम करने का अवसर नहीं मिल रहा हो तो यह बेरोजगारी कहलाती है। मतलब जो भी कोई श्रमिक है या कोई पर्टिकुलर एक्स है, वो अगर मार्केट में वाई रुपीस के मूल्य पर मजदूरी चल रही है और वो करने के लिए तैयार है। मान लीजिए कोई राम है, वो मार्केट में 50 रुपए अब 8 घंटे के लिए काम करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है। तो ये जो काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है उसको ये बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी की अगर बात करते हैं समय सीमा की, तो बेरोजगारी सभी अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है, चाहे वह विकसित हो या फिर विकासशील, कैसी भी अर्थव्यवस्था हो वो सब में पाई जाती है। और भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या भी है। बात करते हैं बेरोजगारी दर की। किसी काम में ना लगे हुए बेरोजगार व्यक्तियों के कुल कार्य योग्य व्यक्तियों के प्रतिशत को बेरोजगारी दर कहा जाता है। इसको सूत्र से समझेंगे बहुत ही आसानी से। कुल बेरोजगारों की दर बटे श्रम शक्ति और गुणा 100। कुल बेरोजगारों की दर बटे श्रम शक्ति इंटू 100 करेंगे तो हमको जो बेरोजगारी की दर प्राप्त होगी। श्रम शक्ति क्या होती है, जो कि श्रम शक्ति यहाँ पर एक टर्मोलॉजी यूज हुई है। तो श्रम शक्ति रोजगार में लगे हुए लोगों की संख्या प्लस बेरोजगारों की संख्या, मतलब कुल संख्या जो है व्यक्तियों की, रोजगार में लगे हुए भी और जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या मिलाकर श्रम शक्ति को हम काउंट करते हैं। ये यहाँ पर प्लस लिख गया है, इसको माइनस पढ़ेंगे तो गलत बोल दिया मैंने। श्रम शक्ति जो है रोजगारों में लगे हुए लोगों की संख्या से हम बेरोजगारों की संख्या को घटाएंगे तो इस प्रकार हमें श्रम शक्ति प्राप्त होगी। और बेरोजगारी दर के लिए जो हम आयु वर्ग चुनते हैं वो 15 से 65 वर्ष चुनते हैं। श्रम शक्ति में रोजगारों की संख्या को घटाकर बेरोजगारी की संख्या का आकलन किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें सभी लोग काम चाहते हैं और वह चालू मजदूरी पर काम कर भी रहे हैं। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रोजगार पर आधारित होती है। मतलब जितने भी लोग हैं जो मार्केट रेट पर मजदूरी चल रही है उस पर कार्य कर रहे हैं, तो वह अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाएगी। पूर्ण रोजगार व्यक्ति कौन सा किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति जिसको एक साल में 273 दिन काम मिले और प्रतिदिन 8 घंटे काम मिले, तो वह व्यक्ति पूर्ण रोजगार की श्रेणी में आता है। इसे मानक मानव वर्ष के रूप में अभिहित किया जाता है और सबसे पहले छठी योजना में, जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें यह अपनाया गया। आगे बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से या प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं करना चाहता है तो उसे ऐच्छिक बेरोजगार की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता या फिर मार्केट रेट से ज्यादा पर काम करना चाहता है, उस रेट पर काम नहीं करना चाहता है, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाएगी, क्योंकि उसकी इच्छा है काम ना करने की। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम ऐच्छिक बेरोजगारी की श्रेणी में रखते हैं। आगे बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति के कार्य के पश्चात भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, राष्ट्र के जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसे रोजगार में नहीं कहा जा सकता है। जब व्यक्ति के कार्य के पश्चात भी कोई लाभ प्राप्त ही नहीं हो रहा है तो उसको रोजगार की श्रेणी में हम नहीं गिनेंगे। अब बात करते हैं भारत में बेरोजगारी के प्रकार कितने प्रकार के हैं। तो भारत में बेरोजगारी के प्रकार हम मुख्य रूप से 2 हैं, शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी। सबसे पहले बात करते हैं शहरी बेरोजगारी की। तो इसको भी 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला शिक्षित बेरोजगारी और दूसरा औद्योगिक बेरोजगारी। अब बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी क्यों होती है या क्या होती है।
शिक्षित बेरोजगारी, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, वह बेरोजगार व्यक्ति जो शिक्षित है फिर भी बेरोजगार है। और क्यों होती है, तो इसको दो तरीकों से हम कोरिलेट कर सकते हैं। पहला, दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, जो तथ्य अर्थव्यवस्था में आते हैं शिक्षित बेरोजगारी होने के कारणों पर। तो पहला, दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, इसमें नौकरी की तलाश करने वाले में तकनीकी प्रशिक्षण या आवश्यक योग्यता का अभाव होगा। इस प्रकार से जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी वह शिक्षित बेरोजगारी होगी। और अगर बात करते हैं हमारे देश में आर्थिक विकास की जो धीमी गति है, वो शिक्षित लोगों को रोजगार प्रदान करने में लगभग असमर्थ है, ऐसा हम कह सकते हैं। जो दूसरी बेरोजगारी है शहरी बेरोजगारी में, वह औद्योगिक बेरोजगारी। ये क्या होती है, तो संगठित क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वह औद्योगिक बेरोजगारी कहलाती है। मतलब उद्योगों में बहुत ही धीमी तरक्की होती है, उस प्रकार से जो बेरोजगारी व्याप्त होती है वह औद्योगिक बेरोजगारी कहलाती है। अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारियों की, तो इसको भी दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, भारत जैसा कि कृषि प्रधान देश है और भारत की प्रमुख बेरोजगारों में मौसमी बेरोजगार आती है। कृषि क्षेत्र में वर्ष में कुछ समय ऐसा भी होता है जब श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलता है, इसमें मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे कुछ समय में मिलता है, जैसे जब हमारी कटाई होती है, खेतों में बुआई होती है, जुताई होती है, उस समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन उसके बाद उसके बीच का जो गैप होता है उसमें बेरोजगारी नहीं मिलती है। इस प्रकार की बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। और जो दूसरी बेरोजगारी है ग्रामीण क्षेत्र की, उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। भारत में बेरोजगारी के आकलन रिपोर्ट, आप बात करते हैं इससे पहले छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करना मैं भूल गया। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी इस प्रकार की बेरोजगारी है जहां पर कम श्रमिकों में भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन उस पर अधिक श्रमिक लगाए गए हैं। मान लीजिए खेतों की अगर बात करते हैं, तो वहां पर अगर हम व्यक्तियों की संख्या कुछ कम भी कर देते हैं तो उसके उत्पादन में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। अब बात करते हैं, अगर कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति का लगभग 8वां भाग प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ये हम एक आंकड़े से बात कर सकते हैं कि लगभग 8वां भाग जो है वो छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। और भारत में बेरोजगारी की आकलन रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो 2014 ने प्रस्तुत की, उसने यह कहा कि भारत विकास के दौर में गुजर रहा है, किंतु यह रोजगार रहित विकास है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यह माना है कि भारत विकास कर रहा है, जैसा कि स्पष्ट है कि भारत विकास कर रहा है, लेकिन यह विकास जो है बहुत ही अलग तरीके से रोजगार रहित विकास है। बेरोजगारी दर 3.8% वार्षिक है और यह बढ़ने की प्रवृत्ति अधिक है। मतलब बेरोजगारी प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ती जा रही है। जैसा कि भारत में व्याप्त अधिकांश बेरोजगारी का स्वरूप रचनात्मक है, अर्थात यह खुले या छिपे दोनों प्रकार के रूप में पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी जिसकी चर्चा हमने अभी की है, कुछ स्तरों पर चक्रीय बेरोजगारी जब शहरों में आर्थिक मंदी का दौर आता है उस समय उत्पन्न होती है। और चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, वह बेरोजगारी जिसमें समस्त मांगों में कमी और निष्क्रिय उत्पादन क्षमता सामने आती है, वह बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। अब बात करते हैं भारत में बेरोजगारी दूर करने के लिए जो भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए गए वो कौन कौन से थे, उन पर एक नजर डालेंगे। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 6वीं पंचवर्षीय में इसको आरंभ किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य मौसमी बेरोजगारी को दूर करना था। दूसरा, खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी योजना 1983 ईस्वी में भूमिहीन किसानों को रोजगार प्रदान करने हेतु आरंभ किया गया। तीसरा, ग्रामीण युवक स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना, इसका आरंभ सन 1979 ईस्वी में ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने के लिए किया गया। तो ये कुछ कार्यक्रम है जिनको एग्जाम्स में अक्सर पूछ देते हैं, इसमें कब आरंभ हुआ और इसका उद्देश्य क्या था, इस प्रकार से पूछते हैं। तो उस दोनों की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। आगे बात करते हैं जवाहर रोजगार योजना, जिसका आरंभ सन 1989 से 1990 के बीच में हुआ। 1999 में यह पुनर्गठित हुआ, जिसका नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पड़ा। इसका उद्देश्य रोजगार के अवसर और उसको चलाने का जिम्मा ग्राम पंचायतों को सौंपना था। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में
रोजगार के अवसर और उनको चलाने का जो जिम्मा था वो ग्राम पंचायतों को सौंपना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला रोजगार आश्वासन योजना, इसका आरंभ 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी में हुआ। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना था। अगला समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यह 1978-79 में आरंभ हुआ। यह व्यापक स्वरोजगार कार्यक्रम था। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से अगर एग्जाम में सवाल आता है तो इससे यही बनता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। अब बात करते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम सरोज योजना। जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, इसका आरंभ अप्रैल 1999 में हुआ। इसका उद्देश्य समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर कार्य करने हेतु था और ग्रामीण विकास आजीविका मिशन के नाम से इसको पुनर्संरचित किया गया। अगला संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना, इसका आरंभ सितंबर 2001 में हुआ। जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना का सम्मिलित रूप देकर इसको तैयार किया गया था। अब बात करते हैं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसका आरंभ दिसंबर 1997 ईस्वी में हुआ। इसका उद्देश्य शहरी बेरोजगारों के लिए या अल्प रोजगारों के लिए रोजगार मुहैया कराना था। जो परमानेंट रोजगार की अगर बात करते हैं उनको मुहैया कराना इसका जो मुख्य उद्देश्य था। इसमें कुल 5 घटक शामिल थे जो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किए, उनको मैं बता देता हूँ। पहला शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, दूसरा शहरी स्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, तीसरा शहरी गरीबों को रोजगार प्रोत्साहन हेतु कौशल प्रशिक्षण, चौथा था शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम और पांचवा शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क। ये 5 घटक इसमें शामिल थे। अगला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका आरंभ फरवरी 2006 में हुआ और इस समय इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था, जिसको हम नरेगा के नाम से जानते हैं। बाद में नाम में परिवर्तन हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया, जिसको वर्तमान में हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य कम से कम 100 दिनों का रोजगार 1 वर्ष में उपलब्ध कराना है। ये कुछ महत्वपूर्ण घटक थे एग्जाम से रिलेटेड जो कि पूछे जाते हैं बेरोजगारी से संबंधित अर्थव्यवस्था के चैप्टर से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप अर्थव्यवस्था के PDF फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमको मेल करें। आप अपनी मेल ID छोड़ें और हमको, जिसमें हम आपको PDF मेल से हम आपको भेज सकते हैं। मेल ID आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें, साथ ही साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखें और प्लेलिस्ट को भी सब्सक्राइब करें, जिससे प्लेलिस्ट में कोई भी नया वीडियो अपडेट होता है तो उसकी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।